आज की क्लास में मैं आपको न्यूमोनिया एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। नेम काफी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी डिजीज है जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है। मतलब काफी कॉमन है, बोलचाल में भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने बोला उसको न्यूमोनिया हो गया है ना। तो सबसे पहले, क्योंकि हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसकी वजह से सबसे पहला टास्क यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखना कि जो ये न्यूमोनिया है, ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा और कौन इसको कॉज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे। बहुत सारे मैंने अभी टेस्ट की शीट्स देखी अदर बैचेस में, बच्चों को लिखना ही नहीं आ रहा है, समझ गए? तो आप लिखने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देंगे, तब जाके एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी आपकी। एंड में तो खैर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत है आप लोगों को लिखने में। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने इसकी पॉजिटिव एजेंट के नेम की स्पेलिंग गलत लिख दी और आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक स्पेलिंग एरर किया, उसकी वजह से पूरा का पूरा वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे पॉजिटिव एजेंट, कि आखिर इसका पॉजिटिव एजेंट है क्या। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अपना कॉमन सेंस लगाइए। कई बार तो ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना कि अगर हम पॉजिटिव एजेंट पूछ रहे हैं तो वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, क्या है? तो यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है। इसके नेम, पहली बात तो अगर किसी के नेम में बैसिलस लगा है, कोकस लगा है, कोकाई लगा है, बैसिली लगा है, विब्रियो लगा है, जो 11th क्लास में मैंने आपको शेप के अकॉर्डिंग बताया था, तो उससे भी पता चल जाता है कि इसका शेप जो है वो कैसा होगा। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस जो है ना, यहाँ पे ये दो चीजें क्लियर करता है। पहली बात तो ये कि ये एक बैक्टीरिया है, और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। ठीक है, अब जब आप लोग न्यूमोनिया लिखते हैं ना, तो न्यूमोनिया में लास्ट में ई लगा देना है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हो जाएगा, PNEUMONIA। इतना तो लिखते ही है, न्यूमोनिया तो लिखते ही है, उसमें आपको क्या करना है, ई लगा देना है, इट बिकम्स स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो एक पॉजिटिव एजेंट तो ये हो गया इसका। दूसरा जो इसका पॉजिटिव एजेंट है दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज, और फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो खैर आपको आता ही है, दैट इज हीमोफिलस, PHILUS। अगर ये लिखा है तब भी सही है, कई किताबों में PHILOUS लिखा रहता है, वो भी सही है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंजी की स्पेलिंग कैसे लिखे हम लोग? तो पहले इन्फ्लुएंजा लिख लीजिए, INFLUENZA, पहले इन्फ्लुएंजा लिख लीजिए। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा के लास्ट में ई लगा दीजिए, तो बन गया यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या बन गया? ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बन गया है ना। ये दो इसके पॉजिटिव एजेंट हैं। मतलब जब हम ये देखना स्टार्ट करते हैं किसकी वजह से होगा। और सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जॉब है, ये वही चैप्टर है जो 9th क्लास में आप पढ़ रहे थे, व्हाई डू वी फॉल इन, एग्जैक्टली वही चैप्टर है ये। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है कि आपको जितने डिजीज और डिसऑर्डर्स के बारे में पता है, आपको उसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। और अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर किस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से, या किस कॉज की वजह से, या किस इनहेरिटेंस के पैटर्न में एरर की वजह से ये स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जब ही यहाँ पे न्यूमोनिया का जिक्र आता है, तो पहला तो पॉजिटिव एजेंट आपको लिखना पड़ेगा सब में। बोर्ड एग्जाम में आया नहीं पॉजिटिव, और नीट के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इससे, पॉजिटिव एजेंट से। खुद आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। हर साल एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सवाल ये उठता है कि अब कोई भी डिजीज है, बीमारी है अगर, तो वहां पे दो क्वेश्चन सवाइज होते हैं। पहला सवाल ये है कि करता क्या है, मतलब कैसे गया, क्या करता है, और उसके लक्षण आपकी बॉडी में क्या दिख रहे हैं, ये सारी बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसके टारगेट ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। मतलब किसको अफेक्ट करने का काम करता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कोरोना के टाइम में इतना हंगामा हो रखा था, कोरोना कोरोना कोरोना। ठीक है, तो बच्चे बच्चे को पता चल गया कि जो कोरोना है, कोविड जो है, ठीक है,
उसमें जो इन्फेक्ट पार्ट है या इन्फेक्टेड पार्ट जो है दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था। बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है जब हम कॉमन कोल्ड पढ़ रहे हैं वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूमोनिया पढ़ रहे हैं हम वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, अगर हम यहाँ पे कोरोना पढ़ रहे हैं वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बुक आएगी रिवाइज करके तो उसके बारे में भी होगा ये एक्सप्लेनेशन एक तरह का। ठीक है, तो अब इसमें और कॉमन कोल्ड में क्या फर्क है पहले तो सोच समझिए। जब कॉमन कोल्ड होगा तो ये अपर पार्ट जो है ना ट्रैकिया के ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें कंजेशन होगा, ये अफेक्टेड होता है वहां पे। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे बात किसकी करते हैं न्यूमोनिया की, तो बिल्कुल डीप में जाके जो मैंने आपको एल्वियोली या एल्वियोलाई सिखा रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पार्ट है मतलब ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, चाहे दोनों में से कोई एक, चाहे फर्स्ट या चाहे सेकंड, ठीक है कोई सा भी जाए, ये क्या करता है एल्वियोली को इन्फेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं these microbes, समझ आ रहा है साहब के साथ, these microbes infect। कॉमन कोल्ड में अपर पोर्शन जो है वहां कंजेशन होगा, होता है ना नाक बंद हो गया या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी होगा, लेकिन ये थोड़ा सीवियर केस इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये सीधा अंदर जाके अटैक कर रहा है। ये सीधा आपका जो रेस्पिरेटरी जो गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनके एक्सचेंज को ही सीधा जाके क्या कर रहा है डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एल्वियोली को या एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करने का काम कर रहा है। एल्वियोलाई मैंने आपको सिखा रखा था। ठीक है, तो जो बलून लाइक सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है दैट इज एल्वियोली और एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं एयर फिल्ड सैक्स। एयर फिल्ड सैक्स, लंग्स के जो कौन है एयर फिल्ड सैक्स है। तो एक बात तो आपको समझ आई कि अच्छा इसमें क्या होता है, हमारा जो लंग है वो इन्फेक्टेड होता है। इसको याद कर लीजिए अभी के अभी, ऑफ लंग्स। फर्क है दोनों में, बहुत ज्यादा फर्क है। कॉमन कोल्ड वाले में हम कहीं ऐसा नहीं लिखेंगे कि जो लंग है सीधा जाके उसको इन्फेक्ट करेगा, बट हम इसके केस में लिखेंगे। यहाँ पे न्यूमोनिया के केस में क्या हो रहा है, जो टारगेट ऑर्गन जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है वो आपका लंग है, वो लंग का भी आखिरी पार्ट है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, दूसरी बात ये है जो स्पेसिफिक पॉइंट एक और आता है, जैसे विलेजेस में जब आप लोगों से पूछेंगे ना या फिर उनको तो बायोलॉजिकल टर्म में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर्स खुद ही उनको ऐसे बोलते कहते हैं कि इसके लंग्स में पानी भर गया है। तो होता ये है एक्चुअली कि इसमें जो एल्वियोली है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। अब एक बात बताइए, जिसका काम है गैसेस एक्सचेंज करने का उसमें अगर फ्लूइड फिल हो जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग आगे लिखेंगे द एल्वियोली अब एक चीज देखिए यहाँ पे, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हॉरिबल स्टेटमेंट है जो आपको याद ही ना हो, आसान सी बात है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने कॉमन सी बात आपको क्या सिखा दी कि यहाँ पे इस केस में इस कंडीशन में क्या होता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है और क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में एल्वियोलाई हेल्प करता है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, एल्वियोली के अंदर फ्लूइड फिल हो गया, इतना याद हुआ आपको। किसकी वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रहा है। ठीक है,
तो आपको ये 3 पॉइंट मैंने याद करा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब है सब कुछ तो हमने कर लिया, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट अबाउट सिम्टम्स। हम लोग अब ये भी देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है ना। सिम्टम्स को भी देखना जरूरी है, मतलब होता है ना लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा आपको कि हाँ उसको क्या हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ठीक है। तो काफी कॉमन से हैं ये, आप भी लिख सकते हैं खुद से भी, कभी हुआ हो या घर में किसी को हुआ हो तो आपने देखा हो, तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है। जैसे सिम्टम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फीवर लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा हैंग कर रहा है ये, अगर आप नोट कर रहे हैं साथ के साथ तो सिम्टम्स में लिख लीजिए फीवर, देन चिल्स, मतलब इतनी ठंड लगेगी कि कपकपी भी होगी इसमें, है ना। फीवर के साथ चिल्स भी होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि हम यही तो बोल ही रहे हैं कि फ्लूइड फिल हो गया है, तो कफ होगा इसमें, ठीक है, एंड हेडेक। चलिए ये हो गया, ये सिम्टम्स है इसके, साधारण से क्या है यहाँ पे सिम्टम है। हर किसी डिजीज का ना एक बहुत ही क्रिटिकल केस होता है, ठीक है। चाहे जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में टाइफॉइड बताया था, तो मैंने आपको बोला अगर टाइफॉइड का केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इंटेस्टिनल परफोरेशन की वजह से उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम यहाँ पे इसका न्यूमोनिया का केस देख रहे हैं, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज करते हैं कि आखिर जब इसका सीवियर केस होगा तो पेशेंट के साथ क्या होगा। तो इसका जब सीवियर केस होगा, अब एक चीज देखिए, एल्वियोलाई का काम क्या है, एल्वियोलाई का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना। तो गैसेस एक्सचेंज जब ये कर रहा है, तो अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दे, इंटरप्ट कर दे वहां पे, तो बहुत अगर सीवियर केस होगा तो उसके केस में क्या होता है कि फिंगर है, आपके हैंड के फिंगर्स है, नेल्स है, इसमें ना ब्लूइश कलर आना स्टार्ट हो जाता है। वो ये दिखाता है कि आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके हर एक बॉडी पार्ट को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आगे लिखिए इन सीवियर केसेस, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसका लिख लीजिए, इन सीवियर केसेस fingernails may turn blue टू ग्रेइश कलर, थोड़ा ग्रे भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, मतलब उसी शेड से मिलता जुलता ये हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टाइफाइड को मैंने आपको सिखाया था कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर आप नॉर्मली रह रहे हैं, सब कुछ सही सलामत है, साफ सुथरे जगह पे रह रहे हैं, बट ऐसा क्या रीजन है कि किसी किसी को निमोनिया हो गया, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, आप सपोज कीजिए कि आप बहुत हाइजेनिक है, बहुत सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप किसी साइबर कैफे में गए, ठीक है, और उस पे उसके कीबोर्ड पे वर्क करने वाला जो आपके पहले जिस पर्सन ने वर्क किया उसको ऑलरेडी निमोनिया हो रखा था, ठीक है। तो अब हुआ ऐसा कि उसी कीबोर्ड का तो उसने भी इस्तेमाल किया, और उस कीबोर्ड का यूज करने के बाद स्नीजिंग या फिर मान लीजिए उसको खांसी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स कहाँ गए, वहां के एयर में अवेलेबल है, आप गए, उसके बाद आप बैठे वहां पे, ठीक है। आपने वो जितना इन्फेक्शियस ये बैक्टीरिया जो वहां पे हवा में घूम रहा है, आपने क्या किया, आपने उसको इनहेल कर लिया, पता चला आपको भी ये बीमारी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूमोनिया जो है ये एक पर्सन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये इन्फेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये न्यूमोनिया मैंने आपको समझाया है, इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट किसी को, आगे चले हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे ना ये बैक्टीरिया, अगर आपसे कोई पूछता है
कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्योंकि यहाँ पे इमेज अवेलेबल है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसे आप समझ सकते हैं। ऐसे तो मैं हवा में बोलती रहती है, आपको समझ नहीं आता। देखिए जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है ना, ये पहली बात तो यहाँ पे ये है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये सब देखिए स्फेरिकल शेप में, सबको दिख रहा होगा ऐसे छोटे 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 गोले की तरह बने हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बॉल्स की तरह जो है ये हमेशा कोलोनियल फॉर्म में होते हैं, मतलब ये चेन चेन बना के रहेंगे, एक के साथ दूसरा जुड़ा है, तीसरा जुड़ा है, ऐसे करके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे के साथ चेन बना के रखा हुआ है। तो ये जब भी ग्रो करते हैं तो कैसे ग्रो करते हैं, कॉलोनी बना के ग्रो करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको।